गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, अगर हम बात करें आज के द हिंदू फ्रंट पेज की, तो यहां पर आप नोटिस कर पाओगे कि कल यानी 1 अगस्त को इलेक्शन कमीशन के द्वारा बिहार का ड्राफ्ट पोल रोल यहां पे रिलीज किया गया। दरअसल में आप लोग जानते होंगे कि बिहार के अंदर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो एक्सरसाइज थी वो कंडक्ट करी जा रही थी। अब उसका ड्राफ्ट रोल आ चुका है। अब इसमें आप नोटिस कर पाओगे कि टोटल 65 लाख वोटर कम हुए हैं यहाँ पे। आप अंडरस्टैंड कर पाओगे कि 2025 की इलेक्टोरल लिस्ट के अंदर 7 करोड़ लगभग 90 लाख वोटर्स थे एंड 65 लाख अब कम वोटर्स होने की वजह से 7 करोड़ 24 लाख के आसपास आपको इलेक्टर्स आपको देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपने फॉर्म्स यहाँ पे सबमिट किए हैं। अब 65 लाख लोग कहाँ गए? इलेक्शन कमीशन का ऐसा मानना है कि इनमें से ज्यादातर लोग या तो मिसिंग है या उनकी डेथ हो चुकी है या उन्होंने 2 जगह पे हो सकता है अपना रजिस्ट्रेशन करवा रखा हो, राइट, या फिर ऐसा है कि वो बिहार से परमानेंटली किसी दूसरे राज्य या किसी दूसरी जगह पे मूव कर गए हैं। दैट इज द रीजन। अब यहाँ पर ऑपोजिशन यहाँ पे काफी क्रिटिसाइज कर रही है कि काफी सारे लोगों को उनको वोटिंग राइट्स यहाँ पे छीने जा रहे हैं। अब इलेक्शन कमीशन ने दोस्तों ये बोला है कि जो भी लोग 18 साल के होने जा रहे हैं या हो गए हैं बाय जुलाई 1 या फिर अक्टूबर 1 तक हो जाएंगे, एंड साथ ही साथ कुछ ऐसे लोग जिनका लेट से नाम नहीं आ पाया है किसी कारणवश, राइट, तो वहां पर वो क्या कर सकते हैं, वो अगला 1 महीना 1 अगस्त से लेकर 1 सितंबर के बीच में अपनी अर्जी यहां पर लेकर आ सकते हैं एंड उनको देखा जाएगा कि क्या रीजन रहा, उनका नाम क्यों नहीं आ पाया लिस्ट में। या फिर कोई ऐसा पर्सन भी हो सकता है जिसका नाम गलती से आ गया है, उसका नाम आना ही नहीं चाहिए इस लिस्ट के अंदर। तो लोग भी और पॉलिटिकल पार्टीज भी ऐसे इश्यूज रेज कर सकती हैं अगले 1 महीने के अंदर। तो देखते हैं क्या बनता है। बाकी कोर्ट के अंदर भी चल ही रहा है मुद्दा, ठीक है, तो विल सी व्हाट हैपेंस फर्दर। बट अभी के लिए ये स्टेटस आपको ये देखने को मिलेगा। दोस्तों, डेट है आज की 2 अगस्त 2025 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको बता दूं कि जिन भी स्टूडेंट्स को सी सेट में कोई भी परेशानी होती है तो दोस्तों उन सबके लिए यहाँ पर आपका जो सी सेट का बैच है वो यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। अब इस बैच के अंदर पूरा कॉम्प्रीहेंसिवली आपका क्वांट, रीजनिंग, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन हर एक चीज यहाँ पे कवर करी जाएगी। साथ में ही प्रैक्टिस आपका डीपीपीस के माध्यम से। इसके अलावा अगर हम बात करें आपके सेक्शनल टेस्ट, आपके फुल लेंथ मॉक टेस्ट, आपके डाउट सेशन, वो सारे के सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो एक्चुअल में ना ये जो बैच है ये डिजाइन इस तरह से किया गया है कि आपका ये वन स्टॉप सोल्यूशन की तरह काम करे। कहीं और आपको सी सेट के लिए जाने की जरूरत नहीं है, भटकने की कोई जरूरत नहीं है, राइट। तो दोस्तों, इस पर्टिकुलर बैच का जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने दे दिया है, वहां पर जाकर आप इस बैच में एनरोल कर सकते हैं, राइट। दूसरी बात, अगर आपको इस सेशन की पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल ऋषभ शर्मा सर पीडब्ल्यू, यहां पर आपको इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो टॉपिक हमें जानना है वो शहीद उधम सिंह जी के बारे में समझना है। दोस्तों, दरअसल में प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा शहीद उधम सिंह जी को यहाँ पे ट्रिब्यूट पे किया गया ऑन हिज 86 मार्टिरडम डे। थोड़ा सा हिस्ट्री में चलते हैं। एक्चुअली में आप नोटिस कर पाओगे कि इनका जन्म 1899 के अंदर हुआ था इन सुनाम, संगरूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब, ठीक है। इनको शहीद आजम सरदार उधम सिंह के नाम से भी जाना जाता है। अब एक्चुअल में ना आप सबने 13 अप्रैल 1919 यानी कि जो बैसाखी का दिन था, जलियांवाला बाग हत्याकांड आप सबने सुना होगा, राइट। अमृतसर के अंदर ये इवेंट होता है जिसमें जो जनरल डायर था, ठीक है, उसने हजारों ही भारत के जो पीसफुल प्रोटेस्टर्स थे उनके ऊपर गोलियां चलाई, राइट। एंड उस समय के ऊपर ना, ये तो जनरल डायर तो इन्होंने ब्रिटिश ट्रूप्स को लीड किया, पर उस समय अगर हम बात करें पंजाब के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे वो थे माइकल ओ डायर, ठीक है। अब ये जो पर्टिकुलर इंसिडेंट था ना, इसका उधम सिंह जी के ऊपर खूब बड़ा इंपैक्ट पड़ा एंड उन्होंने सोच लिया था कि मैं बदला लेकर ही रहूंगा ये जो मेरे भारत के लोगों के साथ ये चीज करी गई है। और एक्चुअल में उधम सिंह जी 1934 में लंदन जाते हैं, वहां कई सालों तक छुप के रहते हैं एंड इनफैक्ट ना इन्होंने अपना नाम जो बताया था ना वहां पर, वो बताया था राम मोहम्मद सिंह आजाद। आप समझ पा रहे हो, यूनिटी बिटवीन डिफरेंट रीजन, राम मोहम्मद सिंह आजाद। फिर होता क्या है कि अगर हम आते हैं 1940 में, 13 मार्च 1940 की जो डेट है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है। दरअसल में लंदन के अंदर एक जॉइंट मीटिंग होती है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन और रॉयल सेंट्रल एशियन सोसाइटी की।
उसमें ना ये जो माइकल ओडायर होता है ये भी था वहां पे। तो उधम सिंह जी उस इवेंट में जाते हैं और ये अपने साथ एक किताब लेके जाते हैं, एक बुक, और बुक के अंदर एक कंपार्टमेंट में अपनी एक रिवॉल्वर को छुपा लेते हैं। अब जैसे ही जो डायर बोलने जाता है वहां पे, उधम सिंह जी खड़े होते हैं एंड उसको बहुत ही क्लोज रेंज से गोलियां मारते हैं। अब उसी समय डायर की यहाँ पे मौत हो जाती है। बाकी लोग भी डेथ, मतलब बाकी लोगों को भी चोटें आती हैं, पर माइकल और डायर को यहाँ पे मार दिया जाता है। राइट। अब इस पर्टिकुलर इंसिडेंट के बाद उधम सिंह जी भागे नहीं, उन्होंने अपने आप को सरेंडर किया। उन्होंने कहा कि मेरा जो बदला था वो पूरा हो चुका है, जो जलियांवाला बाग में मेरे निहत्थे भारतीयों के साथ हुआ ना, वो आज मैं उसका मैंने आज बदला ले लिया है। तो आज मैं बहुत खुश हूँ, 21 साल मैंने इस दिन का इंतजार किया एंड फाइनली ये दिन हमारे सामने है। प्लस साथ ही साथ उधम सिंह जी जो भगत सिंह जी के आइडियाज से बड़े इंस्पायर्ड थे, इन्होंने गदर पार्टी ज्वाइन करी 1924 के अंदर। ठीक है, 1927 में इनको इलीगल पोजेशन ऑफ फायर आर्म से रखने की वजह से इनको अरेस्ट किया गया जब ये इंडिया रिटर्न कर रहे थे वेपन्स के साथ। फिर वो 1940 का एक्ट तो मैंने आपको समझा ही दिया। इस वजह से इनको 1940 में 31 जुलाई को यहाँ पर इनको हैंग किया जाता है एट द पेंटॉनविल प्रिजन लंदन। ठीक है, तो इस दिन को 31 जुलाई को हम शहीदी दिवस के रूप में भी सेलिब्रेट करते हैं अक्सर। एंड वैसे तो देखो 23 मार्च को भी हम सेलिब्रेट करते हैं, पर इनका जो शहीदी दिवस है वो 31 जुलाई को यहाँ पे हम ऑब्जर्व करते हैं। एंड ये पंजाब और हरियाणा के अंदर आपको एक पब्लिक हॉलीडे के रूप में आपको देखने को मिलेगा। राइट। तो ये कुछ बातें थी शहीद उधम सिंह जी के बारे में जो आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों अगले टॉपिक पे, दैट इज ग्रांट इन एड टू एनसीडीसी स्कीम। थोड़ा समझेंगे इसके बारे में। अच्छा, पहले आप लोग मुझे एक चीज बताओ कि आप लोग कोऑपरेटिव समझते हो? देखो कोऑपरेटिव पता क्या होता है? कोऑपरेटिव में क्या होगा कि लोग जो होंगे ना वो वॉलेंटरी इकट्ठे आएंगे, लोग जो होंगे वो साथ में इकट्ठे आ जाएंगे। ठीक है, अब इनका साथ में इकट्ठे आने का पर्पस क्या है? कुछ ना कुछ इनकी नीड्स होंगी, कुछ इकोनॉमिक नीड्स, कुछ सोशल नीड या कल्चर नीड को फुलफिल करने के लिए। और इस पूरे कोऑपरेटिव को चलाएगा कौन? इस एसोसिएशन को कौन चलाएगा? अरे भाई ये लोग ही चलाएंगे। सर कुछ एग्जांपल? हाँ जी बिल्कुल, जैसे आपने अमूल सुना है, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड के मालिक कौन है? अरे किसान ही हैं, जो डेयरी फार्मर्स हैं वही हैं। इसी तरह से अगर आप में से कोई बच्चा केरला से है तो उन्होंने मिल्मा का नाम सुना होगा, है ना? ये भी अपने आप में डेयरी कोऑपरेटिव ही है। और आप लोग इकोनॉमी में पढ़ते भी हो, जैसे आप सबने पैक्स सुना होगा, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज। राइट, ये भी एक तरह की कोऑपरेटिव ही है। नाफेड के बारे में सुना होगा, वो मार्केटिंग कोऑपरेटिव आपको देखने को मिल जाएगा। इस तरह से देयर आर सो मेनी कोऑपरेटिव्स जो हमें देखने को मिलते हैं। और एक कोऑपरेटिव्स ना एक प्रिंसिपल पे काम करते हैं, दैट इज वन मेंबर वन वोट। राइट, ये जो आपने कोऑपरेटिव्स में भी पढ़ा होगा, तो हर पर्टिकुलर पर्सन के पास एक वोटिंग पावर यहाँ पे रहती है। ठीक है ना, तो डेमोक्रेटिकली ये काम करते हैं इस तरह से। अब कोऑपरेटिव देखो हमारे देश के विकास के लिए डेफिनेटली बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसीलिए पता क्या हुआ है, हमारे यूनियन कैबिनेट ने एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम अप्रूव की है जिसका नाम है ग्रांट इन एड टू नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। थोड़ा मैं समझाता हूँ इसके बारे में। देखो एक्चुअल में ना हमारे पास एक संस्था है एनसीडीसी के नाम से। इसको एनसीडीसी एक्ट 1962 के अंतर्गत एस्टेब्लिश किया गया। इसीलिए क्या हो जाती है, इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी। कब एस्टेब्लिश हुई? 1963 के अंदर। और पर्पस यही था कि कोऑपरेटिव सेक्टर का विकास हो, जिसमें एग्रीकल्चर, डेयरी, फिशरीज, टेक्सटाइल, स्टोरेज, ये सारी चीजें। और आज के समय ये मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन के अंतर्गत काम करती है। बेसिकली अमित शाह जी जो है ना, वो आज के समय मिनिस्टर हैं मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन के। राइट, तो उनके अंतर्गत ये काम करती है। ठीक है, अब ये जो स्कीम हमने लॉन्च करी है, इसमें क्या होगा, एनसीडीसी के पास ग्रांट्स आएंगी। ठीक है, उससे क्या होगा, कोऑपरेटिव सेक्टर का विकास होगा। कोऑपरेटिव्स को जो पैसों की जरूरत पड़ती है उनका यहाँ पे हम पैसे प्रोवाइड कर पाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स उनकी यहाँ पे पूरी हो पाएंगी। तो आप यहाँ पे नोटिस कर पाओगे अगले 4 साल के लिए यहाँ पे हर साल 500 करोड़ रुपए इनको दिया जाएगा। और जिस तरह से आपका 2000 करोड़ टोटल यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। और साथ ही साथ एनसीडीसी और अलग से भी ओपन मार्केट से भी पैसा रेज करेगा। एंड वो फिर आगे जाके किसके पास जाएगा, वो कोऑपरेटिव सेक्टर के पास जो लोन्स हैं वो यहाँ पे जाएंगे। ऐसा बताया जा रहा है कि इससे 13,000 जो कोऑपरेटिव्स हैं उनके लगभग 3 करोड़ के आसपास जो मेंबर हैं, 2 करोड़ 90 लाख के आसपास मेंबर्स हैं, उनको यहाँ पे बेनिफिट करने जा रहा है। ठीक है ना, तो एनसीडीसी क्या करेगा, यहाँ पे लोन्स को डिस्पर्स करेगा, लोगों तक पहुंचाएगा, साथ साथ प्रोजेक्ट को मॉनिटर करेगा। एंड साथ ही साथ लोन्स ये डायरेक्टली भी दे सकता है कोऑपरेटिव्स को, या स्टेट गवर्नमेंट के माध्यम से भी यहाँ पे ये चीज दी जा सकती है। पर इन दी एंड पर्पस वही है कि
कोऑपरेटिव सेक्टर का यहाँ पे विकास होगा, मॉडर्नाइजेशन में, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन के अंदर। इस तरह से ये सारे बेनिफिट्स हमें देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट अगले टॉपिक पे दोस्तों आते हैं। अब देखो आप सब लोग ना जानते होंगे आर्टिकल 21 के बारे में। कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 21 है वो बात करता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी और राइट टू लाइफ विद डिग्निटी, ठीक है। अब देखो हमारे देश में आप नोटिस करते हो यार, अलग अलग जगह के ऊपर सड़कों की हालत काफी खराब रहती है। हालांकि पिछले काफी टाइम से हम काफी सुधार कर रहे हैं एंड वी आर डूइंग रियली गुड ऑल्सो, बट अभी भी कई एरियाज ऐसे हैं जहां पर सड़कों में खड्डे, सड़कों की क्वालिटी खराब होना, ये सब चीजें देखने को मिलती हैं। अब ये मुद्दा गया दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के अंदर एंड यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने उमरी पूप प्रतापपुर टोलवेज प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस एमपी रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन केस, इस केस के अंदर यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने ये बोल दिया है कि भाई राइट टू सेफ एंड मोटरेबल रोड्स जो है ना वो आर्टिकल 21 का हिस्सा है। ये आपकी सरकार की जिम्मेदारी है कि वो सड़कों का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे से क्रिएट करे, ठीक है ना। तो सरकार अपने इस दायित्व से पीछे नहीं भाग सकती है। अगर हमारे यहाँ पे देश के अंदर सड़कों की कंडीशन खराब होती है, उससे राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी वो डिस्टर्ब होती है, वो यहाँ पे उसको इफेक्ट करता है। साथ ही साथ ये उनकी रोजमर्रा की जिंदगी का, उनकी मूवमेंट का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है। बाकी आप नोटिस कर पाओगे अगर अच्छी सड़कें हमारे पास नहीं होंगी ना तो भाई हमारा 19(1) भी इनफैक्ट इफेक्ट होगा, क्योंकि आप नोटिस कर पाओगे कि हमारे पास हम देश के किसी भी पार्ट को एक्सेस कर सकते हैं, है ना। माइनर कुछ अपने कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस डेफिनेटली हैं, बट अदरवाइज अगर हम जनरल बात करें तो दैट इज देयर। तो स्टेट्स की जिम्मेदारी बनती है कि भाई इस पर्टिकुलर राइट को अपहोल्ड करें। तो आप ध्यान में रखिएगा कि राइट टू सेफ एंड मोटरेबल राइट इज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21। ये बात आप प्लीज ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना। तो चलो अगले टॉपिक पे चलते हैं, दैट इज योर पिपरावा रेलिक्स। रेलिक्स का मीनिंग क्या होता है? रेलिक्स का मतलब होता है आपके अवशेष। एक्चुअली में ना ये जो मैं आप डिस्कस कर रहा हूं पिपरा व रेलिक्स, ये दरअसल में भगवान बुद्ध जी के साथ यहाँ पे इनका लिंकेज आपको देखने को मिलता है। मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूँ इसके बारे में। एक्चुअल में ना ये जो जगह है ये आपको सिद्धार्थनगर डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगी, जो कि इंडियन नेपाल बॉर्डर के बिल्कुल पास में आपको देखने को मिलती है, ठीक है। अब आप नोटिस कर पाएंगे कि 1898 के अंदर विलियम क्लैक्सटन पेप, ठीक है, जो कि एक ब्रिटिश कॉलोनियल लैंड ओनर थे, उन्होंने यहाँ पर एक स्तूपा एक्सकवेट किया इस जगह के ऊपर। एंड ऐसा माना जाता है कि ये जो जगह है ये कपिला वस्तु ही है, जो कि शाक्य रिपब्लिक की यहाँ पे कैपिटल थी, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ अवशेष इनको मिले, जैसे फॉर एग्जांपल कुछ बोन फ्रेगमेंट, कुछ सोप स्टोन्स, क्रिस्टल कास्केट, इसके अलावा ना बहुत सारे आपको गोल्ड ऑर्नामेंट्स, पर्ल्स, रूबीज, ठीक है, कुछ अलग अलग इस तरह से ऑर्नामेंट्स भी आपको यहाँ पे कुछ और जो प्रेशियस स्टोन्स होते हैं वो यहाँ पे देखने को मिले। अब ऐसा देखा गया कि आगे जाके ये जो आपके इनमें से काफी सारे रेलिक्स थे, ठीक है ना, वो दूसरे देश में चले गए एंड इंडिया ने अब जाकर इनको यहाँ पे सरकार ने जो काम किया है उस वजह से ये जो रेलिक्स हैं, जो भगवान बुद्ध के अवशेष माने जाते हैं, उनको वापस भारत में हम यहाँ पे लाए हैं और हमारे कल्चरल हेरिटेज के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है। अब दोस्तों ऐसा बताया जाता है कि दरअसल में ये जो एक ना इंस्क्रिप्शन आपको देखने को मिलती है ब्रह्मी स्क्रिप्ट के अंदर, वो ब्रह्मी स्क्रिप्ट की जो आपकी इंस्क्रिप्शन है वो हमें ये बताती है कि दरअसल में ये जो आपके अवशेष थे ये दरअसल में शाक्य क्लैन जो था ना उसी ने यहाँ पे डिपॉजिट किए थे, ठीक है ना। तो उन्होंने यहाँ पे इस चीज को कंफर्म, हमारे पास इसका एविडेंस भी आपको देखने को मिल जाएगा। ये जो आपको जेम्स हैं ये लगभग आपको 200 BC, यानी कि आज से आप लगभग मान लो कि 2200-2300 साल पहले यहाँ पर ये उस पुराने टाइम के ऊपर आपको जेम्स आपको देखने को मिल जाएंगे। तो बुद्धा के अपने शाक्य क्लैन ने यहाँ पे इनको बनाया था, ऐसा हमें ब्रह्मी स्क्रिप्ट ने यहाँ पे बताया है। एंड ऐसा बताया जाता है कि ये जो अवशेष हैं ये दरअसल में स्टार्टिंग में जो ओरिजिनल 8 स्तूपास थे जिनके पास यहाँ पे बुद्ध के यहाँ पे अवशेष गए थे, उन्हीं का ही पार्ट आपको ये देखने को मिल जाएंगे। तो भारत ने यहाँ पे इनको अपने डिप्लोमेसी के साथ यहाँ पे वापस लेकर आया है, इसीलिए हमें आज के समय न्यूज़ में देखने को मिलते हैं। तो ध्यान रखना कि ये जगह कहाँ पे है, ये इंडिया नेपाल बॉर्डर के पास में ही है। और अगर हम बात करें तो लुम्बिनी के जस्ट साउथ में ही है। लुम्बिनी क्या था? लुम्बिनी आपकी लॉर्ड बुद्ध की जो बर्थ प्लेस थी उसके बिल्कुल पास में आपको ये लोकेशन देखने को मिलती है कहाँ पे? सिद्धार्थनगर डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट चलते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज प्रोजेक्ट 17A फ्रिगेट हिमगिरी। इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की हम यहाँ पे कोशिश करते हैं। दोस्तों जब हम बात करते हैं ना फ्रिगेट्स की, आई एम वेरी श्योर आपने फ्रिगेट्स पढ़े होंगे अपने। फ्रिगेट्स ना मीडियम साइज की आपको शिप्स देखने को मिल जाएंगी।
अब इनका काम पता क्या होता है, जैसे ये पिक्चर में आप फ्रिगेट देख पा रहे हो, देखो कई तो होता है कि जैसे कुछ सी रूट्स होंगे, हमें उनकी प्रोटेक्शन करनी होगी, या फिर कई बार पता क्या होता है, कुछ बड़ी बड़ी शिप्स होती हैं, लार्ज शिप्स, उनको एस्कॉर्ट करने में ये मदद करते हैं। ये अपने आप में किस साइज की हैं, खुद अपने आप में मीडियम साइज हैं, पर बड़ी बड़ी शिप्स को एस्कॉर्ट करने में इनकी मदद होती है। अलग अलग मिशन में हम यहाँ पे इनका इस्तेमाल करते हैं। तो दरअसल में अभी क्या हुआ है, इंडियन नेवी ने यहाँ पे एडवांस्ड गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट हिमगिरी, इसको यहाँ पे रिसीव करा है। और एक्चुअली आप नोटिस कर पाओगे कि ये जो पर्टिकुलर फ्रिगेट है, इसमें 75% जो कंस्ट्रक्शन है वो इंडिजिनियस कंटेंट के थ्रू यहाँ पे हुआ है। तो भारत की जो आत्मनिर्भरता हम थोड़ी सी कोशिश कर रहे हैं ना इसके अंदर, उसमें भी ये पॉट पर आपको कदम देखने को मिल जाएगा। तो आप नोटिस कर पाओगे कि नीलगिरी क्लास की ये तीसरी शिप आपको देखने को मिल जाएगी, जिसको गार्डन रीच शिप बिल्डर एंड इंजीनियर कोलकाता के द्वारा यहाँ पे बनाया गया है, डिजाइन किया गया है बाय वारशिप डिजाइन ब्यूरो, एंड पूरा काम देखा गया वारशिप ओवरसीइंग टीम के द्वारा। अब इसके कुछ ना फीचर्स की बात करते हैं कि कैसे, मतलब क्या फायदा है इस चीज का। देखो एक्चुअल में ना ये जो आपकी प्रोजेक्ट 17A फ्रिगेट हिमगिरी है, यहाँ पर आपको एंटी एयर, एंटी सरफेस, एंटी सबमरीन वॉरफेयर में यहाँ पे इक्विप्ड है। इसका मतलब क्या है, एंटी एयर का मीनिंग क्या होगा, देखो मान लीजिए कोई एनिमी का एयरक्राफ्ट आया, कोई ड्रोन आया या कोई मिसाइल आई, एयर से आ रही है ना कहीं ना कहीं एरियल थ्रेट से शिप्स को डिफेंड करने में यहाँ पे बिल्कुल पूरी तरह से सक्षम है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें एंटी सरफेस वॉरफेयर की, तो मान लीजिए कुछ एनिमी सरफेस शिप्स हैं, उनको डिटेक्ट करना, उनको डिस्ट्रॉय करना, वो यहाँ पे इसके लिए पॉसिबल है। एंड तीसरा जो पार्ट है दैट इज एंटी सबमरीन वॉरफेयर। तो एनिमी सबमरीन्स, जो सबमरीन मतलब जो पानी के नीचे होती हैं, उनको यहाँ पे डिटेक्ट करना, उनको न्यूट्रलाइज करना, वो सारी चीजें। तो इसमें आप नोटिस कर पाओगे सोनार का भी इस्तेमाल होगा, टॉर्पीडोज वगैरह भी, सब चीजों का यहाँ पे इस्तेमाल होगा। और ये करेंगे कैसे, क्योंकि यहाँ पे इस पर्टिकुलर फ्रिगेट के ऊपर आपको ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल देखने को मिल जाएगी, जो एंटी शिप एंड लैंड अटैक करने के अंदर सक्षम है। एंड साथ साथ बराक 8 सरफेस टू एयर मिसाइल भी आपको देखने को मिल जाएगी। तो इसमें आपको अच्छे अच्छे रिडार्स, आपको एडवांस कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम देखने को मिल जाएगा। डीजल एंड गैस टर्बाइन प्रपोल्शन का कॉम्बिनेशन यहाँ पे इस्तेमाल करता है। एंड यहाँ पर 225 हमारे पर्सनल भी हो सकते हैं, एंड साथ साथ यहाँ पे अच्छे से ये हेलीकॉप्टर ऑपरेशन को भी यहाँ पे सपोर्ट करेगा। जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे 75% इंडिजिनियस कंटेंट है, तो हम आत्मनिर्भर भी काफी हद तक बन रहे हैं। ठीक है ना, उसके अलावा 200 से ज्यादा एमएसएमईज को भी यहाँ पे इंगेज किया गया इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर, तो उन्होंने एमएसएमईज को भी यहाँ पे एक तरह से एक पुश मिला। एंड साथ साथ अगर हम बात करें, ये नाम रखा गया है अर्लियर आईएनएस हिमगिरी। बेसिकली ना इस पुरानी वाली जो आईएनएस हिमगिरी थी उसने लगभग 30 साल सर्विस करी, एंड अब 2025 में उसको डीकमीशन किया गया था, तो उसी के नाम के ऊपर यहाँ पे इसका नाम भी यहाँ पे रखा गया है। क्लियर? तो ये कुछ बात थी। बाकी ये जो प्रोजेक्ट 17A है, ये हमारा प्रोजेक्ट 17 शिवालिक क्लास फ्रिगेट्स का ही आपको फॉलो ऑन देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे डिटेक्शन कैपेबिलिटीज काफी अच्छी हैं, स्टेल्थ काफी अच्छी है, ठीक है, सेंसर्स काफी अपग्रेड किए हैं, वेपन्स हमने और बेहतर बनाए हैं। तो इस प्रोजेक्ट के अंदर आपको आईएनएस नीलगिरी, आईएनएस उदयगिरी, आईएनएस तारागिरी, ये सब आपको एग्जाम्पल्स देखने को मिल जाते हैं। अगले टॉपिक पे दोस्तों आते हैं, दैट इज द एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड मोरक्को। देखो ये ना टॉपिक का एक बेसिक आइडिया ही आपके लिए काफी रहेगा। इंडिया एंड मोरक्को ने ना म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस एमलेट यहाँ पे साइन किया है, एंड साथ साथ एमओयू यहाँ पे साइन किया है। दरअसल में ना लीगल कॉपरेशन दोनों देशों के बीच में बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है, उस कॉन्टेक्स्ट में आपको ये न्यूज देखने को मिलेगी। देखो जैसे फॉर एग्जांपल समन हो गया, जुडिशियल डॉक्यूमेंट्स हो गया, एविडेंस कलेक्शन हो गया, ठीक है ना, एंड साथ साथ जैसे जुडिशियल जजमेंट, जैसे फॉर एग्जांपल आप नोटिस कर सकते हो मोरक्को केस में और भारत के केस में डिक्रीज हो गया, सेटलमेंट, आर्बिट्रल अवार्ड्स, यहाँ पर दोनों देश ना एक दूसरे के साथ अपनी अपनी एक्सपर्टीज शेयर करेंगे। ठीक है, किस तरह से आपके लीगल पब्लिकेशंस होते हैं, बुलेटिन, लेजिस्लेटिव मटेरियल्स, वो सारी चीजें। तो भारत की तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स नोडल मिनिस्ट्री है इन सब चीजों की, तो वो सब देखेगा। बाकी ट्रेनिंग प्रोग्राम साथ में मिलकर होंगे, आपस में दोनों देश एक दूसरे को विजिट करेंगे, अब अलग अलग जो लोग होंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से लीगल इंफॉर्मेशन सिस्टम को, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को बेहतर बनाने के अंदर दोनों देशों को एक दूसरे से काफी कुछ सीखने को मिल सकता है, एंड अच्छे से चीजें आगे इंप्लीमेंट भी होंगी। तो इंडिया एंड मोरक्को के बीच में इस तरह से म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी यहाँ पे अभी साइन हुई है। अब सर पॉइंट ये आता है कि मोरक्को है कहाँ पे। देखो ये रहा मोरक्को। मोरक्को के बारे में एक इंटरेस्टिंग चीज पता क्या है, मोरक्को एकमात्र अफ्रीकन कंट्री ऐसी है जो मेडिटेरियन सी के साथ और अटलांटिक ओशन के साथ अपना बॉर्डर टच करता है, मतलब उसको यहाँ पे उसकी कोस्ट लाइन है। आप इंपॉर्टेंट बात समझ पा रहे हो, और कोई भी कंट्री, अफ्रीकन कंट्री ऐसी नहीं है जो मेडिटेरियन के साथ भी एंड आपके अटलांटिक ओशन को भी यहाँ पे टच करे।
अब इसकी अगर हम बात करें मोरक्को की कैपिटल की, तो आपको रबात आपको देखने को मिल जाएगी। अब क्योंकि ये मेडिटेरियन के पास में है, तो इसका क्लाइमेट मोस्टली मेडिटेरियन क्लाइमेट ही आपको देखने को मिल जाएगा। वेट विंटर्स होती हैं और समर्स थोड़ी सी यहाँ पे आपको ड्राई देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, एरिड और सेमी एरिड रीजन भी है। एंड इनफैक्ट ना, आप लोग जानते होंगे अफ्रीका कॉन्टेक्स्ट में सहारा डेजर्ट के बारे में, तो दरअसल में जो मोरक्को का साउदर्न वाला पार्ट है ना, वो सहारा डेजर्ट का ही दरअसल में आपको पार्ट देखने को मिल जाएगा। इसकी एक इंपॉर्टेंट सिटी कासाब्लैंका, ठीक है, वो लार्जेस्ट सिटी है यहाँ पे इसकी मोरक्को की, और बहुत इंपॉर्टेंट अटलांटिक पोर्ट भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो मागरेब रीजन के अंदर यहाँ पे लोकेटेड है आपका जो मोरक्को। एंड ये आप नोटिस कर पाओगे, ये आपकी ये जो प्राइम मेरिडियन गई ना, उसके आपको वेस्टर्न साइड में देखने को मिलेगा। तो वेस्टर्न हेमिस्फेयर एंड नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में आपको मोरक्को लोकेटेड देखने को मिल जाता है। राइट दोस्तों, तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। ये आपके सामने कुछ ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स हैं, इनको आप पढ़िएगा, बताइएगा इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है। राइट। एंड कल जो मैंने आपको होमवर्क दिया था, एक ये पर्टिकुलर वॉल्केनो के कॉन्टेक्स्ट में था। तो दोस्तों ये जो पर्टिकुलर वॉल्केनो है जापान के अंदर नहीं, बल्कि आपके रशिया के अंदर, रशिया फार ईस्ट के अंदर आपको देखने को मिलेगा, इसीलिए ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। लंपी स्किन डिजीज की बात करें तो ये जूनोटिक डिजीज नहीं है, इसीलिए ये स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है। रामसर कन्वेंशन का पार्ट इंडिया जो सिग्नेटरी जो था 1982 में बना था, तो ये स्टेटमेंट अपने आप में बिल्कुल सही है। ठीक है दोस्तों, तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। इसी तरह से आप सब लोग अपने एंड पे हार्ड वर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।